हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। फिर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। और अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए थे। ओके, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और बोर्ड के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो डेफिनेशन लिख लेना पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं शॉर्ट में ईएफएल लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख के पता लगा सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के कारण है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। ठीक, ये सब चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देखते हैं। हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है या इंफिनिटी से निकलती है, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है या इन्फिनिटी में टर्मिनेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originates from positive charge or infinity and terminates at negative charge और infinity। मतलब मान लो ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो इससे इसके लिए यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करूं तो कुछ ऐसी होगी। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो टर्मिनेट कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। पॉजिटिव चार्ज से निकली, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हुई। या फिर ये नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रा करता हूं। ये टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज में, तो आ कहां से रही होगी, इन्फिनिटी से। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आर इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज आर इन्फिनिटी। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मैंने कितनी लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन ड्रा करनी चाहिए हमें इनफाइनाइट की। देखो क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी ड्रॉन। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा की जा सकती है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। आपकी जितनी मर्जी उतनी ड्रा करो, जितनी मर्जी। ठीक है, इनफैक्ट जितना ज्यादा ड्रा करोगे उतना अच्छा व्यू दिखेगा आपको। ठीक है, उतनी अच्छी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ इंटरप्रेट कर पाओगे। लेकिन अब इनफाइनाइट तो ड्रा कर नहीं सकते ना, कहीं ना कहीं रुकना था, इसलिए मैं 8 में रुक गया। आप कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर सकते हैं, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या चीज है कि मान लो ये चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, 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 पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी।
नेगेटिव के अंदर आ रही होगी, पॉजिटिव से निकल रही होगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम जो होता है ये हो जाता है गलत। क्यों? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना होगा। मतलब यदि 2 माइक्रो कूलम्ब से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि मैंने 2 माइक्रो कूलम्ब से 8 निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो 4 माइक्रो कूलम्ब माइनस 4 माइक्रो कूलम्ब का मैग्नीट्यूड डबल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जाएगी, डबल जाएगी। मतलब 2 से यदि 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है, तो 4 के अंदर 1 2 3 4 5 6, 4 के अंदर कितनी हो जा रही होंगी, 16 जा रही होंगी। ऐसे करके हम मैग्नीट्यूड्स का पता लगा सकते हैं। 2 माइक्रोकूलम से 4 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड डबल है, तो 2 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से 4 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 4 के अंदर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल होंगी। मतलब रेशियो का ध्यान रखना है हमें। हम चाहे कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रेशियो का याद रखना है। यदि 2 से हमने 8 निकाली है, तो 4 के अंदर कितनी जाएंगी, 16 जाएंगी। ठीक, कितना समझ में आया? दूसरी चीज, ये तो हो गई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की बात है। यदि यहीं पर नेगेटिव दो एक लाइक चार्जेस की बात करते हैं, मान लो ये कुछ ऐसा होता। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, इतना हमें पता है। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी क्या करेगी, जैसे लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर करते हैं, वैसे ही जो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी एक दूसरे को रिपल करती है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही ड्रॉ की है क्या? थोड़ा काउंट करके देखना। इस वाले से हमने 2 से ड्रॉ कर ली है हमने 7, तो 4 से हमें कितनी ड्रा करनी पड़ेगी, 14 ड्रा करनी पड़ेगी। तो 8, ये 9, ये 10, ये 11 12 13 14। ठीक है, जिस तरह लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, वैसे ही इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को रिपल करती है। यहाँ पर बीच में कहीं क्या होगा, नल पॉइंट, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिली है। अब आपसे यदि कोई पूछे कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 माइक्रोकूलम्ब के कारण है, तो आप बोलोगे नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 माइक्रोकूलम्ब के कारण नहीं है, ये 2 माइक्रोकूलम्ब और 4 माइक्रोकूलम्ब के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही यदि कोई आपसे पूछे यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, क्या ये 4 माइक्रोकूलम्ब के कारण है, तो आप बोलोगे नहीं, ये 4 माइक्रोकूलम्ब के कारण नहीं है, ये सिस्टम पे जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, आया क्या समझ में? आगे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि पॉजिटिव से निकलेगी या इनफाइनाइट से निकलेगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होगी या इनफाइनाइट में टर्मिनेट होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, द टेंजेंट drawn on electric field line gives the direction of electric field। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर डायरेक्शन बताएगी। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालते हैं, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये हमें टेंजेंट बताएगी। ठीक है, आया समझ में? कुछ इसमें खास नहीं था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, रिलेटिव डेंसिटी और क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज proportional टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी या क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हो भैया? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। तो जब हम सेम एरिया के लिए देखेंगे, सेम एरिया में यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं? दो निकल रही हैं। और सेम एरिया में यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है? एक ही निकल रही है। तो इससे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता चलता है कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। कैसे पता चला? जहां पे ज्यादा घनी है, ज्यादा क्लोज है, डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दूर दूर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी, एक पॉइंट है यहाँ पर कुछ ए, एक पॉइंट है कुछ यहाँ पर बी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर सेम एरिया में डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये ज्यादा है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है। ठीक, तो डेंसिटी देख के हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है या फिर कम है। ठीक, तीसरा पॉइंट समझ में आया। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज if they intersect, we have two direction of electric field at point of intersection which is not possible. मतलब मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ एक ऐसी है और दूसरी कुछ ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे टेंजेंट डाली तो कुछ ऐसी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर टेंजेंट डाली तो कुछ ऐसी आई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी डायरेक्शन हो गई? दो दो डायरेक्शन होगी। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कुछ एक ही होगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज लिखने को, या फिर ऐसे छोटे छोटे रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये बोर्ड्स में एक दो मार्क्स के आ जाते हैं। ठीक, तो याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती है। अब भाई क्यों नहीं बनाती है? ये भी बोर्ड्स में आ जाते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड एंड वर्क डन in a closed loop must be zero। देखो समझते हैं, पहले इस पॉइंट को थोड़ा फिर से पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फ्रॉम क्लोज्ड लूप, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। एंड वर्क डन इन क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो, और क्लोज्ड लूप के लिए वर्क डन क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्लोज्ड लूप में वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। अब देखो, मान लो मैं नहीं मान रहा इनकी, मैंने ये बना ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली ये क्लोज लूप में। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो कुछ ऐसी होगी।
ठीक है, टेंजेंट डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। यहाँ पे मैंने डी क्यू चार्ज रखा, तो डी क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक फोर्स लगाएगी। फोर्स के कारण मान लो ये चार्ज कुछ चल के डी एल डिस्टेंस दूर आ गया। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एल। तो अब ये बताओ कि वर्क डन कितना आया। कुछ पॉजिटिव वर्क डन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा, चार्ज चला, और कुछ पॉजिटिव वर्क डन आया। दूसरी जगह देखते हैं, ये चार्ज यहां कहीं पहुंचा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी, यहां पर डी क्यू चार्ज चला, डीएल डिस्टेंस, वर्क डन कितना आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, फिर ये चार्ज पहुंचा यहां कहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी कुछ, यहाँ पे डी क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, ये डी एल डिस्टेंस चला। ठीक है, तो वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव आया। ये चार्ज पहुंचा यहाँ कहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी, डी क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, तो ये चला कुछ डी एल डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव आया। अब इतने सारे पॉजिटिव 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 वर्क डन को जब ऐड करोगे तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतना समझ में आया। क्लोज्ड लूप पे हमने चार्ज को चलाया और वर्क डन कितना आया, पॉजिटिव। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन आना चाहिए था जीरो, लेकिन क्लोज लूप के लिए आ रहा है पॉजिटिव। इसीलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। फिर से बता रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्लोज लूप में वर्क डन जीरो लाती है। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो क्लोज लूप में तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप के फॉर्म में हो ही नहीं सकती। ठीक, आया समझ में। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखना, इजी सी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, या फिर लिख दें इट इज, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैथमेटिकली देख ले, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, मतलब कोई एक एरिया है एस, इस पे एक तो छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डीएस परपेंडिकुलर। इस डीएस एरिया का एरिया वेक्टर डीएस परपेंडिकुलर, डीएस वेक्टर। ठीक है, मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डीएस के साथ एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक, तो इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स आ गया, इस छोटे से एरिया के लिए, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो हमारा टोटल एरिया के लिए फ्लक्स निकल आएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब बात करते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हर चीज की फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले लिख लेते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी एक सरफेस से क्रॉस हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मान लो एक सरफेस है, इसको क्रॉस करके कुछ 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है।
ठीक। और एक दूसरा सरफेस है, इसको पास करके कुछ 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो क्या पहले वाले में फ्लक्स 50 होगा? नहीं। क्या दूसरे वाले में फ्लक्स 100 होगा? नहीं। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास क्रॉसिंग की प्रोपोर्शनल है, तो 50 जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसमें जितना भी फ्लक्स होगा उससे डबल फ्लक्स होगा जिस सरफेस से 100 फील्ड लाइन निकल रही है। मतलब जिससे कम फील्ड लाइन निकल रही है उसमें कम, जिससे ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है उसमें ज्यादा फ्लक्स है। जिसमें 15 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उससे डबल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिससे 100 फील्ड लाइंस निकल रही है उसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नहीं बराबर नहीं होता है, ये याद रखना। ये गलत है। पहले वाले से 50 इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100 नहीं है। ठीक। बस मेजर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता कर सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल जा रही हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? डबल है। ठीक। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आई? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस कर रही है ये उसके बारे में बताता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, फ्लक्स तो हो गई हमारी खतरनाक समस्या। कैसी खतरनाक समस्या? दो दो वेक्टर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा एरिया वेक्टर, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट, फिर उनका इंटीग्रेशन। मतलब जिन 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 चीजों से डर लगता था हमें पूरी चीजें एक साथ आ गई, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे केस बना लेते हैं कि इस केस जब ऐसा दिया हो तो ऐसा कर लेना, जब ऐसा दिया हो तो ऐसा कर लेना। तो चलो केसेस की स्टडी करते हैं। केस वन। केस वन क्या है? जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म हो। और एरिया कैसा हो? प्लेन हो। एरिया इज प्लेनर, या फिर बोला जाए एरिया कैसा हो? फ्लैट हो। इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या इस फॉर्मूले से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकता हूं? तो ये हो गया ई डॉट टी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बाहर निकाल लिया। ठीक। मान लो ये है मेरा एरिया, कितना है? कुछ एस एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी। ठीक है। यहाँ पर एक छोटे से एरिया के लिए मुझे क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है। तो छोटे से फ्लक्स का छोटा सा एरिया वेक्टर होगा। और एरिया वेक्टर कैसा होता है हमेशा? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। ठीक। मान लो ये इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ई इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। ठीक है। अब देखो, यदि मैं इस वाले es और इस वाले cos थीटा को कंबाइन कर दूं तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है ई परपेंडिकुलर। मतलब सरफेस के ये जो ई है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस साइड आएगा ई cos थीटा, और इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई sin थीटा। ठीक। तो ई cos थीटा क्या हो गया? ई परपेंडिकुलर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को क्या लग सकता है? डीएस है छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। ठीक है। अब ये थीटा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जो थीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। तो देखो, मैंने आपको नोट क्या लिखवाया कि एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है
परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है एरिया वेक्टर। मान लो किसी ने एरिया वेक्टर ऐसा दे दिया, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। और cos 180 माइनस थीटा जो होता है, ये तो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर वाला एरिया वेक्टर लें कि नीचे वाला एरिया वेक्टर लें? ऊपर वाला एरिया वेक्टर लें कि नीचे वाला एरिया वेक्टर लें? ऊपर वाला ले रहे हैं तो एंगल आ रहा है थीटा, नीचे वाला एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो एंगल आ रहा है 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। ऐसे में आधे बच्चे जिनने थीटा लिया उनका फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, आधे बच्चे जिनने नीचे वाला एरिया वेक्टर लिया उनका फ्लक्स आएगा नेगेटिव। तो दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऊपर वाला एरिया वेक्टर लें, चाहे नीचे वाला एरिया वेक्टर लें, साइन बस का चेंज होगा, दोनों को सही माना जाएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एरिया वेक्टर फ्लक्स को क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये हो गई किसकी बात? ये हो गई हमारी एरिया वेक्टर की बात, कि एरिया वेक्टर चाहे यूपर ले चाहे नीचे ले। अब आपको इतनी सारी कहानी में याद क्या रखना है? आपको इतनी सारी कहानी में याद ये रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और एरिया क्या होगा? फ्लैट होगा, और आपको फ्लक्स निकालने को दिया होगा, तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ये है, इसका एरिया है कुछ एस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी। ठीक, किसी ने फ्लक्स पूछा कितना होगा। एक दूसरा केस देखते हैं। ये है हमारा सरफेस जिसका एरिया है एस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी। ठीक है, मीन्स पैरेलल टू द सरफेस। पहले वाले परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दूसरे वाले पैरेलल टू द सरफेस। दोनों में फ्लक्स कितना होगा? तो देखो, फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? फॉर्मूला लिखा है फाई होगा ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में फ्लक्स कितना होगा? ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है कैसी? पैरेलल। किसके पैरेलल? सरफेस के पैरेलल। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो इंटू एस कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। याद रखना है। अच्छा, क्यों जीरो आया? थोड़ा समझ सकते हो उस चीज को? देखो मैं बताता हूँ। फाई इक्वल टू था हमारा ई डी एस कॉस थीटा। और फ्लैट एरिया के लिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फ्लैट एरिया के लिए ई एस कॉस थीटा। जब एंगल 90 डिग्री हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको काट रही थी? प्लेन को काट रही थी। तो देखो, यहां पे यदि हम छोटा सा एरिया वेक्टर देखें, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ऐसी। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आया? 0 डिग्री आया। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री। तो फाई कितने के बराबर आ गया? ई इंटू एस के आ गया। ठीक, वहीं इसकी बात करते हैं। यहां पर छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने देखो लास्ट स्लाइड में लिखा है। ठीक, अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब मैं फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा लगाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाई आ गया 0। ठीक है, ये तो हो गई कहानी। लेकिन आपको ये सब कुछ भी नहीं याद रखना है। आपको केवल याद क्या रखना है? आपको इतना याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और फ्लैट एरिया है, और आपको क्या पूछा गया है? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसमें एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इस चीज, अच्छा ये बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कब आएगा?
सरफेस के परपेंडिकुलर लिख देता हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कब आएगा। देखो तीन केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलरली आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा केस देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के पैरेलल है। जब सरफेस के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा केस देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ एंगल पे है, ये मान लो थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा? बिल्कुल। ये देखो ये आ गया ई साइन थीटा, ये आ गया ई कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया ना। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस की कंपोनेंट आएगा तो फ्लक्स मिलेगा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कब आएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा तभी हमें फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो फॉर, नोट बना के लिख देते हैं, फॉर फ्लक्स टू बी प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रेजेंट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड क्रॉस द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रेजेंट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सरफेस को क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, और तब जाके हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? थोड़ा सा और आगे कहानी कहानी बढ़ाते हैं। मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कुछ थीटा डायरेक्शन में। ठीक, आपसे किसी ने पूछा फ्लक्स कितना होगा, बताओ। इसका एरिया है कुछ एस, तो आप क्या बताओगे? आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है, ई परपेंडिकुलर इंटू एरिया, ये होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई परपेंडिकुलर देखना कितना आ रहा है, इस ई के कंपोनेंट की है, तो इस साइड आ गया ई साइन थीटा, इस साइड आ गया ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा फ्लक्स क्यों नहीं देता है? क्योंकि ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल हो गई ना सरफेस के, और जब पैरेलल हो गई तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल बनता है 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, इसलिए पैरेलल वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा कंपोनेंट देता है? परपेंडिकुलर वाला। तो सीधे डायरेक्टली आप परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आया समझ में? ये हो गया हमारा पहला केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस क्या है? फ्लैट नहीं है, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालना साइन कन्वेंशन फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के लिए साइन कन्वेंशन कैसा होगा? ठीक, मान लो ये है हमारा क्यूब, तो साइन कन्वेंशन लिख देना, आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की आप कौन सी डायरेक्शन लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे। मतलब जब एरिया फ्लैट था तो मैंने बोला चाहे आप ऊपर की ले लो चाहे नीचे की ले लो, कोई मतलब नहीं, कुछ दोनों चलेगा। चाहे फ्लैट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर चाहे सरफेस के नीचे एरिया वेक्टर लें, कहीं से भी बराबर है। ठीक, लेकिन जब क्लोज्ड सरफेस होगा तो आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे। मतलब यदि मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस के लिए यदि आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है तो ये आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
यदि मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस के लिए ये वाली डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यदि मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्यूब के बाहर निकलती हुई आउटवर्ड नॉर्मल ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यदि मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन समझ में आई। एक और चीज, दूसरा नोट है, आउटवर्ड फ्लक्स is taken as positive and inward flux is taken as negative। क्या लिखा हुआ है ये? देखो, कोई क्लोज सरफेस है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो कहीं से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही होगी, कहीं से बाहर निकल रही होगी। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, वहां पर जो फ्लक्स होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, वहां पर जो फ्लक्स होगा वो उसे हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक, ये हो गई साइन कन्वेंशन की बात है। अब हम बात करते हैं हमारे केस टू की। केस टू है हमारा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एरिया इज कर्व्ड। मतलब इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है और एरिया कैसा है, कर्व्ड है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो ये है एक हेमिस्फीयर। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला है E.ds का इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल दिया और अंदर लिख दिया हमने ds cos थीटा। अब कर्व्ड सरफेस के लिए समस्या खड़ी होती है। कैसी समस्या? थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर देखना, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको लिखाया है। ये देखो, ये लिखा है एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल आएगा एरिया वेक्टर का वो हमेशा कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। तो अब हम इंटीग्रेट कैसे करें? थीटा तो हो गई बड़ी समस्या, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट के लिए चेंज हो रहा है। तो देखो इसके लिए हम एक तो शॉर्टकट मारते हैं। कैसा शॉर्टकट? मान लो ये था हमारा हेमिस्फीयर और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। अब मुझे ये बताना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड सरफेस से ज्यादा निकल रही हैं कि इस फ्लैट सरफेस से ज्यादा निकल रही हैं? हेमिस्फीयर का एक हो गया कर्व्ड सरफेस पीछे वाला, एक हो गया फ्लैट सरफेस। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड सरफेस से ज्यादा निकल रही हैं कि फ्लैट सरफेस से ज्यादा निकल रही हैं? गिन लेते हैं, काउंटिंग तो आती है हमें। देखो, कर्व्ड सरफेस से एक दो तीन चार, चार निकल रही कर्व्ड सरफेस से। और फ्लैट सरफेस से एक दो तीन चार, चार ही फ्लैट सरफेस से भी निकल रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग
थ्रू कर्व्ड सरफेस is equal to number of electric field line passing through flat surface। क्या समझ में आया? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व सरफेस से निकल रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लैट सरफेस से निकल रही है। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो उस कंक्लूजन से हम ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस में होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेस में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बराबर निकल रही है। तो कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन देखो फ्लैट सरफेस के लिए एंगल चेंज नहीं हो रहा। यदि मैं इस फ्लैट सरफेस पे एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या हो गया? ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ऐसी। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्टली फ्लैट वाला एरिया मल्टीप्लाई करके। और फ्लैट वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने एक तो दीवार रखी, ठीक, फिर मैंने ऑब्जेक्ट के पीछे से टॉर्च मारी, जो प्रोजेक्टेड एरिया दीवार पर आएगा वही तो फ्लैट एरिया होगा ना, ठीक। तो जो अब हम फ्लक्स लिखेंगे तो वो लिखेंगे E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। क्यों? क्योंकि फ्लैट एरिया से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो उस प्रोजेक्टेड एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइन के बराबर होती हैं। तो चाहे हम प्रोजेक्टेड एरिया से फ्लक्स लिखें चाहे कर्व्ड एरिया से फ्लक्स लिखें दोनों बराबर ही आएगा। तो ये जो हमारी अलग अलग डायरेक्शन वाली टेंशन थी इसको हमने प्रोजेक्टेड एरिया लेके खत्म कर दिया। तो अब आपको इतनी सारी कहानी में याद क्या रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और एरिया कर्व्ड होगा तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि मान लो इस केस के लिए निकालनी है तो फाई इक्वल टू ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? सर्किल होगा, ठीक। तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आई कुछ कुछ बात समझ में? आगे चलते हैं। मान लो ये कौन है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखी हुई इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। इस कौन की रेडियस है आर। आपसे पूछा गया फ्लक्स कितना हो गया। तो कर्व्ड सरफेस, बार बार एंगल चेंज होने की कहानी, फालतू की टेंशन अपन को लेनी नहीं। कर्व्ड सरफेस के लिए अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दीवार डाली, यहां कर्व्ड सरफेस से अपन ने क्या मारी? एक टॉर्च मारी, जो इसका शैडो बना। कौन का शैडो कैसा बन जाएगा? सर्कुलर बन जाएगा। वो हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। आया कुछ कुछ समझ में? थोड़ा और आगे बात करते हैं, अभी भी नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको जानते हो? ये क्या है? हमारा सिलेंडर है। इसकी रेडियस है मान लो r और इसकी हाइट है मान लो h। और ये किस में रखा है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि फ्लक्स कितना होगा। तो कर्व्ड सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। अभी भी यदि प्रोजेक्टेड एरिया मन में सोचते ना आता हो तो फिर से बता देता हूं। ये हम इन्हें इसके सामने एक तो क्या डाली? दीवार डाली इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहां से हमने एक क्या मारी? टॉर्च मारी। अब सिलेंडर के पीछे जब टॉर्च मारेंगे तो परछाई कैसी आएगी सिलेंडर की? सिलेंडर की परछाई आएगी कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसकी हाइट होगी h और विड्थ होगी कितनी? 2r। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया E इंटू रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 2RH।
ठीक है, समझ में आया? ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि आपको कोई कर्व, फाइल लिखना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि आपको कोई कर्व सरफेस से पूछे या फिर कोई फ्लैट सरफेस से पूछे, बराबर ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया? E इंटू टू आर एच। ठीक, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। एक नोट डाल के लिखना, एक किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। क्यों, देखते हैं। पहले लिख लें, नेट फ्लक्स passing through a closed surface is zero। मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इससे नेट फ्लक्स है, नेट फ्लिक्स नहीं, नेट फ्लिक्स नहीं, इससे दूर रहना है हमें। नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं। नेट फ्लक्स जो होगा क्लोज्ड सरफेस में जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखो, पहले इसके अंदर कितनी लाइन जा रही है ये देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात लाइन क्लोज्ड सरफेस के अंदर जा रही है। बाहर कितनी निकल रही हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन फील्ड लाइन ही बाहर निकल रही है। और एक नोट हमने लिखा, कहाँ लिखा था भूल गया। हाँ, ये लिखा था, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। बाहर की तरफ निकलते हुए फ्लक्स को पॉजिटिव बोलेंगे। इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब अंदर की तरफ जाते हुए फ्लक्स को नेगेटिव बोलेंगे। तो देखो, सात फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं, सात फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं। तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। अंदर जाने वाले फ्लक्स को हमने बोला है नेगेटिव, और बाहर जाने वाले फ्लक्स को हमने बोला है पॉजिटिव। तो नेट जो फ्लक्स होगा ये कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज सरफेस के अंदर तो गई पर पूरी अंदर खेलने लगी, बाहर नहीं निकल रहा है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। नेट फ्लक्स कितना हो गया क्लोज सरफेस में? जीरो। आया समझ में? आगे चलते हैं, बात करते हैं केस 3 की। एक सेकेंड, केस 3 मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और एरिया कैसा होगा? फ्लैट होगा। देखो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी हम फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस में इंटीग्रेशन वगैरह से बच गए। लेकिन एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना, अब तो भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। कर लो, दे दो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो, क्या करें, करेंगे इंटीग्रेशन। मजबूरी है हमारी, करो जितना अत्याचार करना हो। ठीक है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दी है ऐसी, ई नॉट एक्स के कैप। ठीक, और एरिया दिया है कुछ ऐसा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा एरिया जिसकी कुछ लेंथ ले ली एल, कुछ ये ले लिया एच। ठीक, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कितना होगा? देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लेना होगा एलिमेंट। ठीक, हमने जब सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो सरफेस एरिया होता है ये छोटी छोटी लाइन से मिलके बनता है। तो देखो, हम या तो एक लाइन ऐसी ले सकते हैं,
वाई डिस्टेंस पर dy थिकनेस की, या फिर एक लाइन ऐसी ले सकते हैं, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की। दोनों में से कौन सी स्ट्रिप लें? देखना पड़ेगा हमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को। पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहचानना आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तब तो यूनिफॉर्म का केस लगाएंगे। जब पहचान पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तब तो नॉन यूनिफॉर्म का केस लगाएंगे। तो पहले पहचानो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। कैसे पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स लिखा हुआ है, और एक्स क्या है? इस एरिया के लिए वेरिएबल है। देखो थोड़ा 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 एरिया में इसके साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ थोड़ा बढ़ी थोड़ा बढ़ी थोड़ा बढ़ी बढ़ के यहाँ पर एक्स की वैल्यू एच हो गई। ठीक, तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें स्ट्रिप लेनी है। अब मेरा क्वेश्चन ये था, स्ट्रिप हम हॉरिजेंटल वाले लें या वर्टिकल वाली लें? देखो, यदि मैं हॉरिजेंटल वाली स्ट्रिप लेता हूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है एक्स पे डिपेंड, और इन सभी पॉइंटों के लिए एक्स बदल रहा है। इन सभी पॉइंटों के लिए एक्स बदल रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट के लिए अलग अलग है। तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में। ठीक, वर्टिकल वाली स्ट्रिप देखते हैं। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए होगी, उतनी ही इस पॉइंट के लिए होगी, उतनी ही इस पॉइंट के लिए होगी, उतनी ही इस पॉइंट के लिए होगी। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिप के लिए जो एक्स है कांस्टेंट है। इस स्ट्रिप के लिए एक्स क्या है? कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही थी। तो एक स्ट्रिप के लिए हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब हम इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए क्या लिखते हैं? छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अब तो ये बन गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लैट एरिया में क्या होता था? ई परपेंडिकुलर। देखो, इस स्ट्रिप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई यूनिफॉर्म। तो और यूनिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? देखो, जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ये हमें इसके साथ लिखा है के कैप। के कैप का मतलब होता है वेक्टर में जेड डायरेक्शन। अब देखो, एरिया रखा है हमारा एक्स वाई प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में। कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में के कैप है। तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरी की पूरी ई परपेंडिकुलर की ही तो है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है। तो हमने सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया। अब स्ट्रिप का एरिया लिख देते हैं। स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? इसकी डी एक्स विड्थ है, डी एक्स विड्थ है, और एल लेंथ है। ये लिख दिया एरिया। ये हमने छोटी सी स्ट्रिप के लिए डी फाई लिख दिया। अब पूरे के पूरे एरिया के लिए फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करें? इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? वेरिएबल क्या है हमारा? एक्स। एक्स कहां से वेरी हो रहा है? 0 से लेके एस तक वेरी हो रहा है। तो यहाँ आ गया फाई इक्वल टू ई नॉट एल इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से एच। तो हाफ ई नॉट एल एच स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं स्ट्रिप बनाएंगे और उसको यूनिफॉर्म में बदलेंगे। फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लैट एरिया वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा और देखते हैं एक क्वेश्चन, तो और समझ में आएगा। ओवरलोड तो नहीं होने लगा ना? देखो, ये है एक डिस्क, इसकी रेडियस है आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है ई नॉट आर के कैप। ठीक, ये डिस्क रखी है एक्स वाई प्लेन में।
हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। हाँ भाई, बताओ कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज तो हमने पहचाना कि नॉन यूनिफॉर्म है। पहली चीज देखो, यहाँ साइड में लिखते जा रहा मैं क्या क्या करता हूँ। पहली चीज मैंने पहचाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है। आर हर पॉइंट के लिए अलग अलग है। इस पॉइंट के लिए 0, फिर यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म होती है तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्ट्रिप बनाते हैं। अब देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रिप कहाँ हम मिल सकती है? आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल बदल रही है। तो यदि हम आर को कांस्टेंट कर दें, यदि हम आर को कांस्टेंट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। देखो, ये जो मैंने स्ट्रिप मानी है, यहाँ पे आर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इस स्ट्रिप का हर पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पे है। तो आर हो गया कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई हमारी? यूनिफॉर्म हो गई स्ट्रिप के लिए। यूनिफॉर्म फॉर स्ट्रिप। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई स्ट्रिप के लिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लैट एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। तो इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए हम ई परपेंडिकुलर और एरिया देखते हैं कितना होगा। ई परपेंडिकुलर मतलब डिस्क के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो देखो, ये जो डिस्क है ये रखी है एक्स वाई प्लेन में। डिस्क रखी है एक्स वाई प्लेन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है के कैप में। मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है। तो ये हमें क्या मिल गया? ई परपेंडिकुलर। अब स्ट्रिप के एरिया की बात कर लेते हैं। स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालते हैं? काटो और खोल दो। ये स्ट्रिप को काटा और खोल दिया। तो देखो, यदि आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ की स्ट्रिप थी, तो इसको खोलने के बाद भी ये डी आर विड्थ की ही रहेगी। और खोलने के बाद लेंथ कितनी बनेगी? इस स्ट्रिप का जितना सर्क्यूमफ्रेंस था वो इसकी क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। अरे, एक कोई सर्किल है, चूड़ी है, चूड़ी को तुमने बीच से काटा और ऐसे फैला दिया, तो सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर की लेंथ बनेगी ना। तो ये मिल गई मुझे लेंथ और विड्थ। तो यहां से एरिया मिल गया मुझे स्ट्रिप का। एरिया स्ट्रिप का कितना आ गया? 2 पाई आर डी आर। अब जब मुझे ई परपेंडिकुलर मिल गया, एरिया मिल गया, तो इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए मैं डी फाई लिख सकता हूँ। कितना आएगा? ई नॉट आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू एरिया 2 पाई आर डी आर। तो ये हो गया ई नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया क्या? छोटी सी स्ट्रिप के लिए फ्लक्स लिख दिया। अब हमें पूरी की पूरी डिस्क के लिए निकालना है, तो क्या करें? इंटीग्रेशन कर दें। वेरिएबल क्या आएगा? देखो, लिमिट है आर। आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? आर 0 से लेके कैपिटल आर तक चेंज हो रहा है। तो यहां से आ गया फाई इक्वल टू ई नॉट इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब बाई 3। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। केस 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी नॉन यूनिफॉर्म। एरिया होगा हमारा कर्व्ड। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप ये 3 केस बचा लीजिए, फिर इस वाले से ओरिजिनेट होगा हमारा गॉस लॉ। केस 4 हम पढ़ेंगे और वहां से हमारा गॉस लॉ जन्म लेगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने डेरिवेशन अभी तक हमने पढ़ी हुए हैं उनको बहुत ही इजी कर देगा, एक एक दो दो लाइन के। ठीक है, तो केस 3 आराम से, 3 केस ही आराम से पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास केस 4 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।